नया भारत टीवी में मैं विनोद शिंदे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम कतारगाम विस्तार में गजेरा सर्कल के पास डायमंड वर्कर यूनियन के ऑफिस आए हैं, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से चल रही हीरा उद्योग में मंदी के कारण तमाम तरह की परेशानियों को सामना कर रहे रत्न कलाकारों की समस्याओं के बारे में हम यहाँ पर डायमंड वर्कर यूनियन के प्रेसिडेंट श्रीमान भावेश भाई टांग, इनके पास कुछ इसी विषय में उनसे पूछते तमाम तरह के सवाल जो रत्न कलाकारों के से ज़िंदगी से जुड़े हुए, उनके रोज़गार से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं भावेश भाई के साथ। सबसे पहले भावेश भाई, आपने अपने बहुमूल्य समय हमको दिया, इसलिए हम आपके आभारी हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि पिछले कुछ G7 देशों का प्रतिनिधिमंडल सूरत में आया हुआ था। उन्होंने तमाम जो कारखाने के मालिक है, जो संगठन जो है हीरा उद्योग से जुड़े हुए, जैसे कि डायमंड वर्कर यूनियन हो गया, डायमंड एसोसिएशन हो गया, इन तमाम जगह पे जा कर के उन्होंने भेंट दी थी। उसके बाद ऐसी भी कुछ खबरें आई है कि हाल फिलहाल में G7 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने जो है हरी झंडी, जो रशियन रब पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसको खरीदी के लिए हरी झंडी दे दी गई है। तो ऐसी भी खबरें आ रही कि कारीगरों की दिवाली सुधर जाएगी, ऐसा है। ये तमाम तरह की खबरें मार्केट में आ रही है। तो इस पर आपके विचार क्या आप समझते हैं? जो G7 का डेलीगेशन आया था, उस पर हमने मानवाधिकार की बात की थी कि गुजरात के 25 लाख वर्कर्स हैं, उसके परिवार का मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उसको रोज़गारी नहीं मिल रही। जो 28% हमारा उद्योग रशिया से जुड़ा हुआ है, रशियन रॉ मटेरियल से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमने विस्तार से G7 के डेलीगेशन से बात की थी। मैंने अपनी बात भी रखी थी और हमने मेमोरेंडम भी दिया था। और मेमोरेंडम में ये भी कहा था कि G7 डेलीगेशन है वो मानवाधिकार को महत्व देता है और सभी देशों को, जो छोटा से छोटा आदमी है उसका ध्यान वो G7 डेलीगेशन रखता है। तो हमारे रत्न कलाकार का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो हमने ये बात रखी थी। और बाद में क्या है कि अभी पॉलिश डायमंड का बेल्ट जो है वो नहीं हटा, लेकिन रॉ मटेरियल्स वहाँ से आने का शुरू उसने हरी झंडी दी है कि हम रॉ मटेरियल्स देंगे, लेकिन वो खरीद नहीं रहे हैं। तो आने वाले दिनों में फिर से हम G7 को भी ये लेटर भी लिखेंगे कि आप पॉलिश डायमंड का भी बेल्ट हटा दीजिए, जिस वजह से हमारे जो वर्कर्स है उसकी रोजी रोटी पर मार कोई असर ना पड़े। तो मैं यही जानना चाहूँगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने रब खरीदी के लिए हरी झंडी दी है, बाकी तमाम सवाल वैसे की वैसी। तो इसमें एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि आने वाले समय में ये जो मंदी चल रही है, इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है? आने वाले समय में जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है, इंटरनेशनल मार्केट में पॉलिशिंग डायमंड की मांग कम है और लैम्ब्रोंग डायमंड अभी गिरता ही जा रहा है। तो आने वाले समय में मेरे को ऐसा नहीं लगता कि 3 महीनों तक ये परिस्थिति में सुधार आएगा, क्योंकि अभी अल्ड्रोजा और DTC यहाँ के साइड वोल्टर है, उसने भी बोल दिया है कि अल्ड्रोजा ने और DTC यहाँ के साइड वोल्टर ने एक लेटर लिखा था। सूरत डायमंड एसोसिएशन भी उसमें था, जेम्सन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी थे, सूरत डायमंड ब्रूस के जो प्रतिनिधि है वो भी थे। उसने सब ने मिलकर ये लेटर लिखा है कि हमने 2 महीने तक ये रॉ मटेरियल्स नहीं चाहिए। और अल्ड्रोजा और DTC ने मान भी लिया है। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं कि हमको रॉ मटेरियल्स नहीं चाहिए, तो कामदार को काम कहाँ से मिलेगा? तो मेरा सवाल फिर से एक बार ऐसा ही है कि जैसे आप डायमंड वर्कर यूनियन की ओर से, आप एक वर्कर यूनियन के प्रेसिडेंट की हैसियत से तमाम जगह पर आप अपने लेटर लिख रहे हैं, तमाम अथॉरिटी को आप जानकारी दे रहे कि रत्न कलाकारों की जो आज की परिस्थिति है, उनके ऊपर जो आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, आने वाले समय में कुछ दिनों में दिवाली आ रही है, इसी दिवाली के खर्चे, ये इस तमाम तरह के उनके ऊपर प्रश्न
खड़े हो जाते। तो ऐसे में डायमंड वर्कर यूनियन की ओर से कारीगरों की हितों की रक्षा कैसे की जाएगी और उनको आर्थिक पैकेज वगैरह ऐसी योजनाओं को किस तरीके से आप लागू कर पाओगे, इसके लिए आपने कुछ पहल की है? हमने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के श्रम रोजगार मंत्री बलवंत सिंह जी राजपूत को मिले थे। उसको यहाँ की परिस्थितियों को समझाया था, बताया था और हमने लेटर भी लिखा था कि डायमंड इंडस्ट्री में जो 25 लाख वर्कर काम कर रहे हैं उसमें से सूरत में 10 लाख वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसको 1000 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि हम वर्कर के लिए कुछ कर रहे हैं। वो खाली आश्वासन ही देते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और आने वाले दिनों में अगर ये नहीं हो रहा तो मेरे को ऐसा लगता है कि सारे वर्कर को मिलकर एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। बहुत बेहतरीन, ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ कि अगर तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन, डायमंड वर्कर यूनियन हो गया कि तमाम और भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वो तमाम लोग एक साथ मिल कर के सरकार से मांग करें और अगर सरकार फिर भी नहीं कुछ इसके ऊपर स्टेप लेती है तो एक ही रास्ता बचता है कि हम एक आंदोलन करें। बराबर। तो मेरा यही पूछना है। ऐसे भी कुछ खबरें आई कि पिछले 2-3 महीनों में 28 या 29 लोगों ने आत्महत्या की है आर्थिक तंगी के कारण, मंदी के कारण। तो ऐसी घटनाएं पहले भी मंदी में हुई थी, हमने ये सारी चीज़ें देखी है, सुनी है। तो उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद किसी संस्था के द्वारा या किसी ही ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या व्यापारियों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा करवाने के लिए, उनको मदद दिलाने के लिए आपने कुछ प्रयास किए? मैंने सबसे बात की, जेम्स एंड ज्वेलरी को बात की, सूरत डायमंड एसोसिएशन से भी बात की और मैंने उसको बोला था कि ये जो 30 वर्कर्स 2-4 महीने में सुसाइड कर लिया, उसके परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। मैंने सरकार को भी कहा कि मुख्यमंत्री राहत निधि फंड में से मदद मिलनी चाहिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं क्योंकि वर्कर को खाली ये लोग काम के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। उसके परिवार, मैं बीच में आपको टोकना इसीलिए चाह रहा था क्योंकि हमें तमाम कारीगर, रत्न कलाकार ऐसे मिलते हैं, कारीगर पूछते हैं कि भाई मंदी की वजह से कारखाना में ज़बरदस्त कारीगरों का शोषण होता है। ऐसी समस्या लेकर आपके पास कारीगर आते हैं? रोज़ 2-4 प्रॉब्लम आती है, 2-4 कंप्लेंट आती है। हम यहाँ जो लेबर डिपार्टमेंट को कंप्लेंट भी करते हैं। फैक्ट्री लेबर डिपार्टमेंट का क्या रिस्पांस होता है? वो रिस्पॉन्स होता है कि कई कारीगरों को पगार दिलवाने में सफलता मिलती है और कई मालिकों के पर फौजदारी केस करके हम उसके ऊपर कोर्ट की जो भी जुडिशरी कार्रवाई है वो हम करते हैं और आने वाले दिनों में भी यही करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही रास्ता है कि हम कायदे से लड़े और कायदे से उसका हक दिलाए। जी, कायदे से लड़ के आप उनका हक दिलाए। पर मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कारीगर की किसी भी समस्या के लिए, क्योंकि कारीगर एक छोटी इकाई होती है तो वो लड़ नहीं सकता ऐसे लोगों से। संगठन की ताकत बहुत बड़ी होती है और जिम्मेदार अथॉरिटी जैसे कि आप प्रेसिडेंट वर्कर यूनियन की, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उनकी मदद करें। वो आपकी तरफ आशा से देखते हैं कि नहीं, वर्कर यूनियन में जाएंगे तो यहाँ से ये पदाधिकारी हमारी मदद करेंगे। तो आगे ऐसी अगर कुछ घटनाएं होती है, कोई भी लोगों को हम जैसे कि हमारे पास कोई समस्या लेकर आता है तो हम आपके पास उनको भेजे तो आप उनकी मदद करेंगे? कारपिंटेक्स में 60 वर्कर को निकाला दिया था, 2 महीने का पगार इसी यूनियन ने दिलाया था। और आज से यहाँ कई वर्कर को हमने ग्रेजुएटी भी दिलाई है, कई वर्कर को महीने का पगार, 2 महीने का पगार, ये सब हम जुडिशियल कार्रवाई से हम दिलाने में सफल हुए हैं। हाँ भावेश भाई, हालांकि आपने ग्रेजुएटी दिलाई है, पर मैं ऐसे बहुत सारे कारीगर, रत्न कलाकारों को देखता हूँ, उनसे पूछता हूँ। मैं भी खुद 20 साल से हीरे में काम करता हूँ, पर आज तक मुझे कोई ग्रेजुएटी वगैरह नहीं मिली। और हमें क्योंकि तमाम कारीगर को ये पता भी नहीं है, पहली बात तो, कि ग्रेजुएटी होती क्या, हमारे राइट्स क्या है, वर्कर के तौर पर हमारे राइट्स या खुद के राइट्स ही उनको पता नहीं। इस पर आप ज़रा खुला बताइए कि ग्रेजुएटी 5 साल की सर्विस कंटिन्यूटी होने के बाद ही मिलती है। क्या कंपनियों तो नाम बदल देती है सर?
कंपनियां नाम बदल देती है तो उसकी भी एक कार्रवाई होती है। फैक्ट्री चोपड़ा भी बदल देते हैं। फैक्ट्री हम कंपनियों का नाम भले ही बदलिए, लेकिन हम जुडिशियल के रास्ते पर चले कि हमको मिलता ही है। जी जी जी। हमने दिलवाई है, हमने कई कंपनियों में 2-3 कंपनियां थी उसको भी दिलवाई है, लेकिन क्या है कि एक प्रोसीडिंग में जाना पड़ता है, उसमें कोर्ट प्रोसीडिंग होती है और क्रॉस प्रोसीडिंग के रास्ते चल के ही हम उसको न्याय दिला सकते हैं। ऐसे वो बोल के तो न्याय तो नहीं दिला सकते, लेकिन जिस कारीगर को ग्रेजुटी नहीं मिलती है वो उसको खुद में खुद हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जो भी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उसमें सब हम ऐसी जानकारी भी देते हैं कि वर्कर को ऐसा ऐसा जागरूक होना चाहिए। अगर वर्कर जागरूक नहीं होगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, कुछ कर नहीं सकते। पर मैं पूरी तरह से एक ऐसा कार्यक्रम भी आयोजित या कुछ ऐसी मीटिंग्स में सभी तरह के रत्न कलाकारों को बुला है कि वर्कर्स शाम को अगर जो वर्कर्स घर पे जाता है तो उसको उसके मोबाइल में मैसेज भी पड़ता है कि आज डायमंड वर्कर यूनियन की मीटिंग है, लेकिन वर्कर उसकी आलस के कारण वो यहाँ नहीं जा सकता है। हमने कई बार कोशिश किया, आने वाले दिनों में भी हम करेंगे, हम बार बार करेंगे, पूरे पिछले 8 साल से करते आए हैं और आने वाले दिनों में भी करेंगे। लेकिन इसके लिए वर्कर को खुद में खुद जागरूक अगर होना है तो वर्कर को ही होना पड़ेगा। हम घर घर के जाकर तो वर्कर नहीं बता सकते, ये तो मैं भी मानता हूँ। पर ऐसा होता है किसी समय विशेष पर कारीगर को इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, पहली बात, इसी कारण से उनका शोषण किया जाता है। पर हम ये भी बात पूरी नकार नहीं सकते कि हर कारखाने में शोषण होता है, सभी मैनेजमेंट ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि हीरा उद्योग ने लगभग 20 से 25 लाख लोगों को रोज़गार दिया है, रोजी रोटी दी है। तो हम हीरा उद्योग के बारे में या उद्योगपतियों के बारे में कुछ गलत बोल भी नहीं सकते, बोलना भी नहीं चाहिए, मेरा खुद का यह मानना। क्योंकि उन्होंने मजदूरों को रोजी रोटी दी है, उनके बारे में हाँ, जहाँ कुछ गलत है, गलत के खिलाफ हमेशा आपको विरोध दर्शाना होगा, विरोध की भाषा बोलनी होगी, सही है। पर आखिर में मैं आपको यही पूछूंगा कि आप रत्नदीप योजनाओं को लेकर, मैंने सुना है, या और भी कोई योजनाओं को लेकर, आर्थिक रत्न कलाकारों के आर्थिक हितों को लेकर सरकार से बातचीत कर रही है या तमाम सरकारी प्रशासन की अथॉरिटी से बात कर रही है, तो क्या लगता है आपको आगे सरकार इस पर कुछ पैकेज वगैरह करेगी? तो इसके ऊपर ज़रा बताइए आप। सरकार है ना, अगर करना होता तो कर दिया होता। सरकार इंडस्ट्रियलिस्टों की सरकार है, मजदूरों की सरकार नहीं। और आपने एक बात बोली कि मेरी बात खत्म होने दीजिएगा, मैं एक बात बोली, आपने एक बात बोली कि सभी इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छे भी नहीं है, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट बुरे। हमने कब बोला कि इंडस्ट्रियलिस्ट बुरे हैं? लेकिन मेरा कहना है कारीगर शिकायत करते हैं, लेकिन कारीगर शिकायत क्यों करता है? कि उसका दमन होता है, उसका शोषण होता है। हमको ऐसी रोजगारी नहीं चाहिए जो शोषित हो, हमको ऐसी रोजगारी चाहिए जो सिक्योर हो, जो परिवार का भरण पोषण सही तरीके से कर सके और उसका मानसिक संतुलन न बिगड़े। हमको ऐसी रोजगारी चाहिए। हमको ऐसी रोजगारी नहीं चाहिए जो आर्थिक गुलामों से भरी हो। हमको ऐसी रोजगारी चाहिए जो हमको भविष्य के लिए सेव कर सके। हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से कि लेबर एक्ट का पालन होना भी, PSI बोनस अग्रजा ग्रेजुटी सब वर्कर को मिलनी चाहिए। तो ये सब नहीं दे रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि मालिक वर्कर का शोषण कर रहे हैं। हालांकि देश में कानून है, लेबर एक्ट, उसके तहत ये सारी तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए एक वर्कर को, फिर भी नहीं मिलती है। तो डिपार्टमेंट जैसे लेबर डिपार्टमेंट क्या कर, लेबर कमिश्नर वगैरह कभी भी नहीं। लेबर डिपार्टमेंट के पास लिमिटेड सत्ता होती है, जो वो लिमिट में भी काम कर सकते हैं। उसके पास पुलिस जैसा पावर नहीं होता कोई FIR कर दे। उसके पास वो न्यूनतम वेतन हो, बोनस अधिनियम हो, ग्रेजुटी अधिनियम हो और पगार पत्रक हो, ओवर टाइम का पत्रक हो, इसके सब की जुडिशियल कार्रवाई वो करते हैं। लेकिन उसके पास जेल में डालने का प्रावधान नहीं है।
वो पुलिस के पास ही है। वो और पुलिस के पास पास है। आप जाओगे तो पुलिस यही कहेगी कि आप लेबर डिपार्टमेंट के पास जाओ, तो लेबर डिपार्टमेंट के पास ऐसा पावर नहीं है। मेरे ख्याल से वो पुलिस को भी इसमें इंटरफियर करना पड़ता है, क्योंकि कोई कारीगर अगर किसी के यहाँ काम करे और किसी के यहाँ काम करके वो वर्कर को उसका जो अधिकार है वो नहीं मिलता, तो मानवाधिकार का हनन होता है। और मानवाधिकार का हनन होने से वो क्रिमिनल ही कहलाता है। तो क्रिमिनल की भाषा अगर बोली जाए तो क्रिमिनल में पुलिस इंटरफियर कर सकती है और उसको छेतरपिंडी और धोखाधड़ी के इंजाम में वो उसको एफआईआर करके वो अंदर भी कर सकती है। लेकिन कई बार हमने पुलिस को भी बोला है कि आप इसमें इंटरफियर करें, लेकिन पुलिस भी नहीं कर रही, तो वो तो उसका मामला है। भावेश भाई, आपके ये तमाम प्रयासों के बाद भी, मैं आपकी बात से समझ गया, इतने सारे प्रयासों के बाद भी ज़मीनी स्तर पर कोई बदलाव की स्थिति नज़र नहीं आती है। बदलाव की स्थिति आ रही है। अभी आपने देखा कि आप 20 साल से काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, तो पहले यूनियन नहीं था, तो पहले एक साथ 100 वर्कर्स 50 वर्कर्स को छुट्टी कर देते, निकाल दिया गया। अभी कितनी मंदी चल रही है? मेरे को एक किस्सा ऐसा बता। इस साल किसी को कंपनी से निकाला नहीं गया, ये बात आपकी सही बात है। क्योंकि हम फील्ड में हैं, डायमंड वर्कर यूनियन वर्करों के साथ है, क्योंकि हम लीगल प्रोसीजर करके मालिक के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, जुडिशियल कार्रवाई करते हैं, उसमें कोर्ट के ले जाते हैं। इसीलिए ये वातावरण इंडस्ट्री में बन गया है कि अभी डायमंड वर्कर यूनियन फील्ड में है, अगर हम किसी वर्कर को निकाल देंगे, उसकी छटनी करेंगे, तो ये हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये बदलाव है। आने वाले दिनों में अगर वर्कर खुद में खुद जागरूक हो जाएगा तो इससे भी ज़्यादा बदलाव आने हैं। मैं यही कहना भी चाहूँगा कि डायमंड वर्कर तमाम लोग जो डायमंड में काम करते हैं, इन्होंने भी वर्कर यूनियन से जुड़ करके एक सपोर्ट, एक ताकत के साथ विरोध या अपने हकों की, अपने हितों के लिए लड़ना चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। पर आखिर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ भावेश भाई कि ये जो आत्महत्याएं हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? क्योंकि एक इंसान इतना कमज़ोर कैसे पड़ जाता है कि सीधा अपने जीवन को ख़त्म कर देता है? इस पे आप ज़रा रोशनी। मैं मान लीजिए कि मेरा 4 लोगों का परिवार है। मैं 2020 में 30,000 50,000 का काम करता था, और मेरे बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और मेरे मकान का जो रेंट है वो 5 से 6 हज़ार है हाल के दिनों में। अभी मेरा काम 15,000 का होता है। मेरे बच्चे हैं वो 2 स्टैंडर्ड अप हुए, 2 स्टैंडर्ड अप हुए तो उसका खर्चा भी बढ़ा, घर का खर्चा भी बढ़ा, मेडिकल का इंस्ट्रूमेंट जो भी आ रहा है, सामाजिक प्रसंगों में जाना पड़ता है, और उसको कपड़े, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट बच्चों की स्कूल में, आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल में कितनी रिक्वायरमेंट कर। तो इस कारण से जो कारीगर है वो मानसिक रूप से हताश हो जाता है, थक जाता है, और थक जाता है। सभी तरह का प्रयास करके भाईबंद मित्रों से 10,000 लिया, 10,000 वहाँ से लिया, 10,000 मंडल में से लिया, बैंक में से लोन ली, बैंक का लोन चलता है, बैंक का हफ्ता, तो सभी तरीके से वो आर्थिक परिस्थितियों के आर्थिक गुलाम बन जाता है। और आर्थिक गुलाम बनने के बाद कारीगर का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। आखिर में वो जो नहीं लेना चाहिए, वो आत्महत्या का रास्ता वो चुन लेता है। लेकिन हम सर गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि इसमें सुधार आना चाहिए, और आत्महत्या मेरे हिसाब से होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जो कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, वो तो गवर्नमेंट ही पॉलिसी बनाएगी, वो गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व होगी तो भी ये पॉसिबल है। हमारे कहने से हमको अगर पता है कि ये आत्महत्या करने वाला, तो हम उसको जाके समझाएं, उसको थोड़ी सी मदद करके उसको मजबूती दे, उसको मानसिक रूप से मजबूत किए कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो क्या है कि इतना हताश हो जाता है, तो ये लास्ट स्टेप यही है। तो अब आगे रत्न कलाकार, उद्योगपति या जो कारखानदार है, कारखाने चलाने, जब आप इन प्रयासों को करते हैं,
डायमंड वर्कर यूनियन के तौर पर सरकार से बातचीत करते हैं रत्नदीप योजना के बारे में। ये तमाम योजनाओं के बारे में कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग अलग रास्ता पकड़ के बात करते हैं, कुछ लोग मतलब ये मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि इनमें सहमति बनी हुई है, बनाने के लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? कुछ लोग यानी आप, मैं नहीं समझा, कुछ लोग मतलब मैंने आपके ही पेज पे कुछ कमेंट ऐसे देखे थे, तभी मेरे मन में यह सवाल आया। सवाल इसीलिए खड़ा होता है कि आप जब किसी योजना के बारे में सरकार से बात करते हैं एक डायमंड वर्कर यूनियन की ओर से कि रत्न कलाकारों के हितों में, तो रत्न कलाकारों में से ही कुछ लोग जो हीरा उद्योग से जुड़े हुए, उनके विरोधाभास कमेंट मैंने देखे आपके पेजेस पे। इसीलिए मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब डायमंड में काम करने वाले रत्न कलाकार और कारखानदार, मैनेजमेंट में काम करने वाले तमाम मैनेजर वगैरह जो भी होते हैं, वो सभी लोग इनमें एक सहमति बन पाती है या नहीं, या उसके लिए आपको कुछ अलग से प्रयास करने पड़ते हैं? इसका एक कारण है जी, इसका यही एक कारण है कि इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, आपकी हैसियत 30,000 की है जी, तो मैं मालिक हूँ, तो मैं आपको 40,000 पगार दूंगा। इस भाई की हैसियत है वो 40,000 की है, तो इसको मैं 20,000 ही पगार दूंगा, तो इसके साथ अन्याय हुआ। तो ये बोलेगा, आप नहीं बोलोगे। ये अंग्रेज नीति है। यही मैं मैं इसीलिए बात करता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन लोगों की चाल भी नज़र आती है कि ये जो प्रयास हो रहे हैं, इन प्रयासों को कैसे अड़ंगा लगाया जाए, यही मुझे लगता है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अंग्रेज नीति है, एक को गोड़ एक को खोड़, एक को मुंह में गोड़ डाल देंगे, एक के मुंह में खोड़ डाल देंगे, ठीक है। लेकिन ये अंग्रेज नीति से बाहर सभी कारीगर को आना चाहिए। उसको भी ये समझना चाहिए कि जो काम करने वाला है वो भी मेरा भाई है, मेरे साथ भी काम करेगा, तो उसको भी उसके मेहनत के हिसाब से उसको मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट का जो इश्यू है कि हम गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि कभी कई लोग की मानसिकता है वो एक नहीं होती, कई लोग जागरूक भी नहीं होते, कई लोग हमारे बारे में जानते भी नहीं और कमेंट डाल देते हैं। कई लोग हमारे बारे में जानते हैं कि भाई ये सब अच्छा काम कर रहे हैं, तो कई लोग तो हमको विरोध पक्ष का दबा लगाते हैं कि आप विरोध पक्ष से हो। लेकिन हम किसी भी पक्ष से बिलोंग नहीं करते, हम मात्र कारीगर के अधिकारों की बात करते हैं। हम सरकार पर प्रेशर लाना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को विदेश से सबसे ज़्यादा हुडियामन कमाने वाला ये डायमंड इंडस्ट्रीज अभी सूरत में स्थित है और इतने वर्कर काम कर रहे हैं, तो सरकार को भी उससे फ़ायदा मिल रहा है। तो अभी मंदी का माहौल है, तो मंदी के माहौल में इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपतियों को और गवर्नमेंट को कामदारों के साथ खड़ा रहना चाहिए। जी, तो आखिर में एक ही बात करना चाहूँगा, आप ये तमाम लोग जो ऐसे विचार मन में लाते, आत्महत्या का, आर्थिक संकटों से घिरे हुए हैं, डायमंड वर्कर यूनियन जो है वो उनकी आर्थिक हितों के रक्षा के लिए, उनके रोज़गार के हितों की रक्षा के लिए सरकार से बातचीत कर ही रही है। आप निश्चित रहे, पर ऐसे स्टेप ना ले, क्योंकि आप तो चले जाओगे पर आप उसके बाद आपका परिवार है, आपके माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी वगैरह है, जो भी लोग हैं आपसे जुड़े हुए, उन लोगों को एक बहुत बड़ा दुख आप दे के चले जाओगे। इससे कुछ हासिल होता नहीं मित्रों। तो आप सोच समझकर किसी भी चीज़ के बारे में सोच के ही स्टेप लिया करिए। तो मैं यही बोलना आखिर में आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आपकी ओर से? मेरा संदेश यही है, पूरे डायमंड इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स, पूरे गुजरात को भी काम करने वाले वर्कर्स को, कि आप किसी भी मानसिक प्रेशर में आके किसी भी तरीके से आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है। और आपके जो पिछले, आपके जो जुड़े हुए, साथ में जुड़े हुए जो भी आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप, आपकी पत्नी, आपकी भाई, आपके बहन, आप उसको इतना चोट पहुंचा के जाओगे कि वो जिंदगी भर नहीं, वो जब तक जिएंगे वो उस चोट को साथ में लेकर जिएंगे कि हमारा एक भाई था, इसने ऐसा किया। लेकिन आत्महत्या ये समस्या का समाधान नहीं है। डरो नहीं, लड़ो, और लड़ के अपना हक मांगो, वही एक समस्या का समाधान है। जी।
तो आज भावेश भाई के साथ हीरा उद्योग में चल रही मंदी पे हमने बातचीत की है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि तो डायमंड वर्कर यूनियन की ओर से बड़े सारे प्रयास ये लोग कर रहे हैं। तो आप जो इन सारी चीज़ों में अपने आप को आत्महत्या करके ख़त्म करना चाहोगे, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आखिर में मैं आपसे रजा लेता हूँ। आपका फिर से एक बार हमें समय देने पर आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं विनोद शिंदे, कैमरामैन विकास महाजन के साथ द नया भारत टीवी न्यूज़। जय हिंद, वंदे मातरम।